आज हम लोग ह्यूमन ब्रेन पढ़ेंगे। ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। मानव मस्तिष्क। तो इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ इस चैप्टर में सीखा है, तो मानव मस्तिष्क को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन ब्रेन जो है उसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले इसके कंटेंट को देखते हैं, फिर इसके हम लोग पिक्चर से इसको समझेंगे। तो एक तो होता है ह्यूमन ब्रेन का आगे वाला हिस्सा, जिसको हम लोग अग्र मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क, आगे वाले हिस्से को हम लोग अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन कहते हैं। और बीच वाले हिस्से को हम लोग कह सकते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मीन्स वैसे बीच होता ही है, मध्य मस्तिष्क। बीच वाले को हम लोग क्या कहेंगे? मध्य मस्तिष्क। और सबसे लास्ट में होता है पश्च मस्तिष्क, यानी पीछे वाला मस्तिष्क। ठीक है, तो एक है अग्र मस्तिष्क, बीच और बीच में मध्य मस्तिष्क, और सबसे लास्ट में पश्च मस्तिष्क यानी मस्तिष्क का तीसरा हिस्सा। तो ये 3 हिस्सों में ब्रेन को हम बांट सकते हैं। अब देखते हैं कि अग्र मस्तिष्क में क्या क्या होता है। तो ये अग्र मस्तिष्क भी 3 भागों में बटा हुआ है। अग्र मस्तिष्क का पहला हिस्सा है सेरिब्रम। पहला हिस्सा है सेरिब्रम। दूसरा हिस्सा है ब्रेन का थैलेमस। दूसरा है थैलेमस, थैलेमस। और तीसरा हिस्सा है इसका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तीसरा हिस्सा है हाइपोथैलेमस। तो ये 3 हिस्सा में आगे का ब्रेन जो है, आगे का ब्रेन ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और इस तीनों हिस्सा का अपना अपना काम है। तो सेरिब्रम का एक और नाम है, इसको प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। इसको प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। ये ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है थैलेमस। ये हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान देता है। ये दूसरा हिस्सा हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान देता है। बाहरी वातावरण का ज्ञान देता है। ब्रेन का जो दूसरा हिस्सा है, मतलब आगे के ब्रेन को 3 भागों में बांटते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो थैलेमस हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान देता है। बाहर में जितने भी हमें पंखा देख रहे हैं, ये बोर्ड देख रहे हैं, ये मार्कर देख रहे हैं, पेड़ पौधा, कुर्सी टेबल, हमारे आसपास होने वाली जितने भी बाहर के वातावरण है, उन सभी का ज्ञान हमें थैलेमस के द्वारा होता है। और हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे जज्बात का पता चलता है। हाइपोथैलेमस हमें प्रेम का ज्ञान देता है, घृणा के बारे में बताता है, गुस्सा को कंट्रोल करता है। ये हमारे अंदर जितने तरह के भी जज्बात हैं उसको यही कंट्रोल करता है। तो सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस तीनों का अपना अपना काम है। तो मैंने अग्र मस्तिष्क का ये जो इम्पोर्टेंट 3 काम है, 3 हिस्सों में बटा हुआ है, इसका काम लिख दिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग मध्य मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मध्य मस्तिष्क को हम लोग देखेंगे। चलिए, तो अब हम लोग मध्य मस्तिष्क को देखते हैं और इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग मध्य मस्तिष्क को देखते हैं। अग्र मस्तिष्क को तो देख लिए, अब मध्य मस्तिष्क को देखते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं। मध्य मस्तिष्क भी 2 हिस्सा में बटा होता है। मध्य मस्तिष्क 2 हिस्सा में बटा होता है। पहला हिस्सा इसका होता है कार्पोरा। पहला इसका हिस्सा है कार्पोरा। और ये कार्पोरा हमें देखने सुनने में मदद करता है। कार्पोरा हमें देखने सुनने में मदद करता है।
और इसका दूसरा हिस्सा है मध्य मस्तिष्क का, जो हमें विशेष पूरे बॉडी के अंदर काम करता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बोलते हैं सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल का काम क्या है कि ये ब्रेन और ये मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड, सेरिब्रल पेंडिकल मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों को कंट्रोल करता है। जिस समय बॉडी के अंदर जो भी कार्य करना हो उसके लिए सेरिब्रल पेंडिकल मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोड को कंट्रोल करता है, दोनों को मिलकर। तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग ब्रेन का तीसरा हिस्सा देखेंगे। अब ब्रेन का जो तीसरा हिस्सा है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए, तो पश्च मस्तिष्क तीसरा हिस्सा दो पार्टों में बटा हुआ है। एक है सेरिबेरल, सेरिबेरम, एक है सेरिबेरम और दूसरा हिस्सा है इसका मेडुला। सेरिबेरम हमें दौड़ना, चलना, टहलना यानी बॉडी के संतुलन बनाने में ये हमारी मदद करता है। जब हम चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो ब्रेन का पिछला हिस्सा पश्च मस्तिष्क के जो दो पार्ट होते हैं, एक सेरिबेलम पेंडिकल और दूसरा मेडुला। तो सेरिबेरल दौड़ना, चलना, उठना, बैठना हमारे बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है, जिससे कि हम बैलेंस बना करके चल सकते हैं। और दूसरा है मेडुला, मौ से मेडुला। और मेडुला हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक क्रिया को कंट्रोल करता है। मेडुला हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक क्रिया को कंट्रोल करता है। अब ये मेटाबॉलिक क्रिया क्या होता है, तो हमारे बॉडी के अंदर हर समय बहुत सारी चीज़ें बन रही है, नई चीज़ें, और बॉडी के अंदर बहुत सारी नई और बहुत सारी चीज़ें टूट रही है। हमारे बॉडी के अंदर हमेशा टूटना फूटना और नए कोशिकाओं का बनने का कार्य हमेशा चलता रहता है। इसी क्रिया को हम लोग मेटाबॉलिक क्रिया कहते हैं। अब इस तरह से देखा जाए तो मेटाबॉलिक क्रिया भी बॉडी के अंदर दो तरह की है। एक हो गई एनाबॉलिक और दूसरी हो गई कैटाबॉलिक। अब ये मेटाबॉलिक क्रिया जो है बॉडी के अंदर, ये दो तरह की हो गई, एक एनाबॉलिक, एक कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है कि कोई चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर जुड़ रही होती है, और कैटाबॉलिक में क्या होती है, कोई चीज़ घट रही होती है यानी टूट रही होती है। जैसे कि एनाबॉलिक में हमारे बॉडी के अंदर जुड़ती है, तो हमें पता है कि 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज बना देता है। तो यहाँ पे जुड़ने का काम हो रहा है। 38 एटीपी मिल करके एक ग्लूकोज बना दिया, तो यहाँ पे जुड़ने का काम हो रहा है, और इस क्रिया को हम लोग एनाबॉलिक कहते हैं। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जब पाचन होता है, तो पाचन किसे कहते हैं, हम लोगों ने पाचन में पढ़ा है कि जटिल भोज्य पदार्थ का सरलतम अणुओं में टूट जाना पाचन कहलाता है। टूट जाना। तो कैटाबॉलिक में क्या होती है, चीज़ें छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। तो इसी तरह बॉडी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ टूटने फूटने और कुछ ना जुड़ने का कार्य होता रहता है, जिसे मेटाबॉलिक क्रिया कहते हैं। और ये मेटाबॉलिक क्रिया दो तरह की होती है, एक एनाबॉलिक और एक कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है, कोई चीज़ जुड़ने का कार्य करता है, और कैटाबॉलिक में क्या होता है, चीज़ें टूटती है। तो इस तरह से पश्च मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क
और मध्य मस्तिष्क को हम लोगों ने देखा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग इसको डायग्राम के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू। जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं। चलिए, अब हम लोग इसे एक पिक्चर के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन एक हड्डी में बंद रहता है। हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा मस्तिष्क, ये ब्रेन है हमारा, और ये खोपड़ी के अंदर बंद रहता है। ये स्कल है, ब्रेन की खोपड़ी है जिस हड्डी में बना हुआ रहता है। स्कल में होता है खोपड़ी। खोपड़ी, ये खोपड़ी 8 हड्डियों से बना होता है। ये खोपड़ी 8 हड्डियों से बना हुआ होता है, और इस खोपड़ी का नाम है क्रेनियम। और ये क्रेनियम नामक हड्डी में बंद रहता है। इस हड्डी का नाम है क्रेनियम। क्रेनियम नामक हड्डी में ये खोपड़ी बंद रहता है। ठीक है, तो हमारे जो ब्रेन है, मस्तिष्क, वो एक स्कल से बना हुआ है, एक हड्डी से, और उसमें 8 हड्डी जुड़ी हुई होती है, और इस हड्डी का नाम है क्रेनियम। यानी हमारा पूरा दिमाग क्रेनियम नामक हड्डी के अंदर बंद रहता है। और इस हड्डी के नीचे एक पतली झिल्ली पाई जाती है। एक पतली झिल्ली पाई जाती है ताकि उसी के अंदर दिमाग सुरक्षित रहे। एक पतली झिल्ली पाई जाती है, और इस झिल्ली का नाम है मेनिनजोइड। इसका नाम है मेनिनजोइड। मेनिनजोइड, इसका नाम है मेनिनजोइड। तो बाहरी परत जो ठोस होता है वो क्रेनियम नामक हड्डी है जिसमें बंद रहता है, और उसके अंदर एक पतली झिल्ली होती है जिसे मेनिनजोइड कहते हैं। अब इसके अंदर हमारा ब्रेन भरा हुआ है। अब इसके अंदर हमारा ब्रेन भरा हुआ होता है। यही मस्तिष्क है हमारा, इसके अंदर बंद रहता है हमारा। इसके अंदर हमारा मस्तिष्क बंद रहता है, और इसको बोलते हैं पड़ाव मस्तिष्क। यही है, यही जो आप देख रहे हैं, ये पूरा जो आप देख रहे हैं यहाँ से ब्रेन, यही है अग्र मस्तिष्क। यही है अग्र मस्तिष्क, जिसको पड़ाव मस्तिष्क भी कहा जाता है। जिसको पड़ाव मस्तिष्क भी कहते हैं। ये अग्र मस्तिष्क है, इसी को पड़ाव मस्तिष्क भी कहा जाता है। और अभी अभी हमने बताया आपको कि ये अग्र मस्तिष्क 3 हिस्सों में बटा होता है। अभी जस्ट मैंने बताया आपको, डायग्राम में आपको दिखाया कि ये 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। ठीक है, पहला हिस्सा इसका क्या है? सेरिब्रम। पहला हिस्सा इसका क्या है? सेरिब्रम। दूसरा हिस्सा इसका क्या है? थैलेमस। दूसरा हिस्सा इसका है थैलेमस। दूसरा हिस्सा इसका थैलेमस है, और तीसरा हिस्सा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस सबका अपना अपना काम है, जो कि अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया। और उसके बाद इसका मध्य मस्तिष्क है। इसके बाद इसका बीच वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं वो मध्य मस्तिष्क है। ये जो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ का पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, ये मध्य मस्तिष्क है। ये मध्य मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क। आप लोग साथ में भी नोट कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मध्य मस्तिष्क ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक है कार्पोरा और
और दूसरा है सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल। कार्पोरा का क्या काम है? ये हमें देखने और सुनने में मदद करता है, जबकि सेरिब्रल क्या है कि ये ब्रेन को और स्पाइनल कोड को कंट्रोल करता है, यानी हमारे मस्तिष्क को और मेरुरज्जु को ये कंट्रोल करता है। चलिए अब पीछे का हिस्सा देख लेते हैं। ये है पश्च मस्तिष्क, ये है पश्च मस्तिष्क यानी दिमाग का पिछला हिस्सा, ये पश्च मस्तिष्क। तो ऑलरेडी ब्रेन 3 पार्ट में बटे हुए हैं और इसके 3 पार्ट भी अलग अलग हिस्सों में बटे हुए, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए अब पश्च मस्तिष्क जो है ये 2 हिस्सा में है, अभी हमने बताया आपको। एक है इसका सेरिबेलम, एक हिस्सा है इसका सेरिबेलम और दूसरा हिस्सा है इसका मेडुला। सेरिबेलम का क्या कार्य है? ये हमारे बॉडी के अंदर संतुलन बना के रखता है। बॉडी के अंदर संतुलन बना के, हम जो भी चलना फिरना करते हैं, चलना, घूमना, दौड़ना, जो भी भाग दौड़ की है जिससे हमारे बॉडी में बैलेंस चाहिए, संतुलन चाहिए, उसको कंट्रोल सेरिबेलम करता है। अब म से मेडुला और म से मेटाबॉलिक। मेडुला क्या करता है? मेटाबॉलिक क्रिया को ये कंट्रोल करता है। हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक क्रिया होती है जिसमें टूटना फूटना होता है, ऑलरेडी बता चुके हैं। और मेटाबॉलिक क्रिया 2 तरह की होती है, एक होती है एनाबॉलिक, और दूसरा होती है कैटाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या होता है? कोई चीज जुड़ता है, जुड़ करके नए नए चीज बनते हैं। और कैटाबॉलिक में टूटने का कार्य होता है, जिसका उदाहरण है पाचन। पाचन में क्या होता है? भोजन सूक्ष्म अणुओं में टूट जाता है, तो कैटाबॉलिक। और एनाबॉलिक में क्या होता है? चीजें जुड़ती है, जैसे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? 38 एटीपी का निर्माण करता है, 38 एटीपी मिलकर के ग्लूकोज यानी ऊर्जा हमारे बॉडी के लिए बनाता है। तो जहाँ पे जुड़ने का कार्य होता है उसे एनाबॉलिक कहते हैं, और बॉडी के अंदर जहाँ पे टूटने का कार्य होता है उस टूटने के कार्य को कैटाबॉलिक कहते हैं। और ये पूरा दोनों क्रिया मिलकर के मेटाबॉलिक कहलाती है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल मेडुला करता है, जो कि पश्च मस्तिष्क है। तो ये हमारा दिमाग इस तरह से बटा हुआ है, दिमाग का इस तरह से पिक्चर बना सकते हैं। अब आपको ये जो दिख रहा है दिमाग का हिस्सा, अब आप इसको देख पा रहे होंगे। ये जो आपको दिख रहा है, ये लाइन जो आया हुआ है, ये होता है मेडुला, सॉरी इसका नाम है मेरुरज्जु, इसका नाम है मेरुरज्जु, यानी जिसे स्पाइनल कोड कहते हैं। स्पाइनल कोड, ये स्पाइनल कोड हमारे रीढ़ की हड्डी से नीचे तक कमर तक जाता है। और स्पाइनल कोड के ऊपर से हड्डी रहती है जिसे हम लोग बैकबोन कहते हैं। और बैकबोन में 33 हड्डी रहता है। रीढ़ की हड्डी 33, बैकबोन में 33 हड्डी होता है। और इस मेरुरज्जु से 31 जोड़ी हड्डी निकली रहती है। इससे 31 जोड़ी हड्डी निकली रहती है। 31 जोड़ी हड्डी है, सो दोनों साइड से 31 हड्डी निकली रहती है। मेरुरज्जु से, सॉरी हड्डी नहीं निकली रहती है, न्यूरॉन्स निकले रहते हैं, तंत्रिका तंत्र निकले रहते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर सारी क्रिया विधि को कंट्रोल करता है। तो मेरुरज्जु एक मोटा है और इससे छोटा छोटा पतला पतला 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली रहती है। और जब ये ब्रेन बिजी होता है या कार्य नहीं कर रहा होता है, किसी और चीज में बिजी होता है, तो उस समय हमारे बॉडी को कंट्रोल मेरुरज्जु करता है। यही 31 जोड़ी जो नसें फैली रहती है, यही बॉडी के अंदर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है कुछ समय के लिए, जिस समय ब्रेन बिजी होता है हमारा। तो ये मेरुरज्जु है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये ब्रेन था। अब आगे हम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, फिर आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
चलिए अब हम लोग नर्वस सिस्टम को देखते हैं। अब है आगे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। अब है तंत्रिका तंत्र। तो ये तंत्रिका तंत्र हमारे बॉडी के अंदर पूरा न्यूरॉन्स का एक जाल बैठा हुआ है सिस्टम, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बटा हुआ होता है। ये तंत्रिका तंत्र हमारे बॉडी में 3 तरह की होती है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो हमारे बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र 3 तरह की होती है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। चलिए अब समझते हैं इसको। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इसमें हमारा ब्रेन यानी कि दिमाग और स्पाइनल कोड कार्य करता है। स्पाइनल कोड दोनों मिल करके बॉडी का संतुलन बनाए रखता है। बॉडी में जो भी इंफॉर्मेशन का आवागमन होता है उसको ब्रेन और स्पाइनल कोड मिल करके करता है, जो कि सेंट्रल यानी कि मेन बॉडी का तंत्रिका तंत्र है। अब दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ब्रेन से 12 जोड़ी नसें निकली रहती है, 12 जोड़ी तंत्रिका निकली रहती है, वो अपना अपना कार्य करती है और स्पाइनल कोड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकली रहती हैं। ये दोनों मिलकर के पूरे बॉडी को संभालता है। तीसरा है ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम में क्या होता है कि ब्रेन की तंत्रिका और स्पाइनल कोड की तंत्रिका, ब्रेन की तंत्रिका और स्पाइनल कोड की तंत्रिका, ये दोनों मिल करके कार्य करता है। यानी थोड़ा थोड़ा ये दोनों थोड़ा थोड़ा मिल करके, यानी थोड़ा सा ब्रेन की तंत्रिकाएं काम किया, थोड़ा सा स्पाइनल कोड की तंत्रिकाएं अपने हिसाब से दोनों मिल करके काम किया। ऑटोनोमस में अपने आप ऑटोमेटिक ये कार्य होता है। जब भी बॉडी को ऐसा जरूरत होता है, दोनों अपने अपने हिसाब से कभी ये ले लिया, कभी ये ले लिया, कभी दोनों मिल करके थोड़ा थोड़ा बॉडी को कंट्रोल किया। तो ये नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल में ब्रेन और स्पाइनल कोड कंप्लीटली काम करता है और पेरिफेरल में क्या होता है कि ब्रेन की नसें और स्पाइनल कोड की नसें दोनों मिल करके बॉडी को कंट्रोल करता है। और तीसरा ऑटोनोमस में ऑटोमेटिक कार्य होता है। जिस समय बॉडी को जैसा संतुलन चाहिए, जैसा जरूरी चाहिए, वैसा थोड़ा थोड़ा ब्रेन से, थोड़ा स्पाइनल कोड से तंत्रिकाएं मिल करके कार्य करती है। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसे मिटा दूं। अब इसके बाद हम लोग पादप हार्मोन को देखें। अब हम लोग पादप हार्मोन को देखते हैं, प्लांट हार्मोन। अब प्लांट हार्मोन को समझते हैं, यानी कि पादप हार्मोन। तो प्लांट के अंदर भी बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो पूरे प्लांट के अंदर वृद्धि से लेकर के पत्ते झड़ने तक का कार्य इनके अंदर उत्पन्न होने वाले हार्मोन्स करते हैं। तो आइए उन हार्मोन्स के बारे में जानते हैं। तो प्लांट हार्मोन मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला हार्मोन होता है प्लांट हार्मोन ऑक्सिन। पहला प्लांट हार्मोन है
ऑक्सीन। पहला प्लांट हार्मोन है ऑक्सीन, दूसरा है जिबरेलिन, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा प्लांट हार्मोन है एब्सिसिस, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। चौथा प्लांट हार्मोन है साइटोकाइनिन, सॉरी तीसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा हार्मोन हम लिखेंगे साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। और चौथा है एब्सिसिक, एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल। ये प्लांट हार्मोन है। और अंत में तो ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल, और चौथा है इथाइलिन, इथाइलिन, चौथा है इथाइलिन या एथिलीन भी इसे कहा जाता है। तो ये 5 हार्मोन हैं जो प्लांट के अंदर उत्पन्न होता है। इसी 5 हार्मोन्स पे प्लांट का डेवलपमेंट, उसके अंदर होने वाली सारी प्रतिक्रियाएं कंट्रोल होती हैं। ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन। चलिए आइए इनका सबका कार्य देखते हैं। तो ऑक्सीन क्या करता है? प्लांट की लंबाई को बढ़ा देता है। यह प्लांट की लंबाई को बढ़ा देता है और बीज रहित फलों के उत्पादन में इसका सहायता लिया जाता है। बीज रहित फलों के उत्पादन में, बीज रहित फलों के उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बीज रहित का मतलब क्या हो गया? ऐसे फल जिसमें बीज नहीं होते हैं। आपको ऐसे फलों का नाम याद है जिसमें बीज नहीं होते हैं? तो 2-4 ठो कमेंट करके आप बताइए, ऐसे फल का नाम लिखिए जिसमें बीज नहीं होते हैं। जल्दी से बताइए 5 ऐसे फलों का नाम जिसमें बीज नहीं होते हैं, उन्हें बीज रहित फल कहा जाता है। जिब्रेलिन क्या करता है? जिब्रेलिन ये लंबाई को भी बढ़ा देता है, प्लस ये इसके मोटाई को भी बढ़ा देता है। ये मोटाई को भी बढ़ा देता है और बीज रहित फलों के उत्पादन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बीज रहित फलों के उत्पादन में, फलों के उत्पादन में जिब्रेलिन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब आता है साइटोकाइनिन। साइटो मीन्स तो आपको पता ही है कि कोशिका होता है, तो जरूर इसमें कोशिका से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें होगी। तो ये क्या करता है? जीव द्रव्य का विभाजन कर देता है। ये जीव द्रव्य, कोशिका के जीव द्रव्य का विभाजन करता है। यानी कोशिका के अंदर जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म को ये मेंटेन करता रहता है। अगर ये ना हो तो पेड़ पौधे सूख जाएंगे। चलिए अब आता है एब्सिसिक अम्ल। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीन लंबाई बढ़ा रहा है, जिब्रेलिन मोटाई बढ़ा रहा है, सब अपना अपना कार्य कर रहा है। लेकिन इसको कार्य को कंट्रोल करने वाला भी कोई होना चाहिए, नहीं तो लंबाई बढ़ाने का हार्मोन है तो इतना लंबा हो जाएगा, हद से ज़्यादा मोटा हो जाएगा कि अनियंत्रित व्यवस्था में सब हो जाएगा। तो इनको कंट्रोल करने के लिए एब्सिसिक अम्ल है। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है कि उतना ही लंबाई को बढ़ाता है जितना प्लांट के लिए जरूरी है, उतना ही मोटाई को बढ़ने देता है जितना जरूरी हो। तो एब्सिसिक अम्ल क्या करता है? ये वृद्धि को नियंत्रित करता है। वृद्धि को ये नियंत्रित करता है, उतना ही वृद्धि होने देता है जितना वृद्धि होना चाहिए, ज़्यादा वृद्धि नहीं होने देता। नहीं तो कोई भी चीज़ अति सर्वत्र वर्जक आपने सुना होगा, अगर हद से ज़्यादा वृद्धि हो जाएगा तो ये दिक्कत हो जाएगा, इसलिए इसे वृद्धि रोकने का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एब्सिसिक अम्ल अगर आप पेड़ पौधा पे डाल देंगे तो इससे पत्तियाँ झड़ जाती है, इसकी पेड़ों की पत्तियाँ झड़ जाती है। अगर आप एब्सिसिक अम्ल प्लांट पे डाल देंगे तो पत्तियाँ झड़ जाएगी। चलिए अब इथाइलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इथाइलिन तो सबसे पहले जान लीजिए कि इथाइलिन जो है वो ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है और ये फलों को पकाने का कार्य करता है, फलों को पका देता है।
पेड़ में जो फलों को पका देता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से पेड़ में फल को पका देता है। इथाइलिन गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन है जो फलों को पका देता है, और फल प्राकृतिक रूप से पकता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और हम लोग इसको खाते हैं। तो ये 5 आप लोगों ने देख लिया। प्लांट हार्मोन 5 होता है। ऑक्सिन जो कि लंबाई को बढ़ा देता है और बीज रहित फलों के उत्पादन में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा है आपको जिब्रेलिन जो पेड़ पौधों के मोटाई को बढ़ा देता है और इसका भी इस्तेमाल बीज रहित फलों के उत्पादन में किया जाता है। तीसरा है साइटोकाइनिन, जो साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन कर देता है और पौधों में नमी बरकरार रखता है। चौथा है एब्सिसिक अम्ल, जो पेड़ पौधा के अंदर वृद्धि होती है उस वृद्धि को नियंत्रित करती है और उतना ही वृद्धि होने देती है जितना वृद्धि इसको चाहिए। और अंत में है एथाइलिन, इसका 5वां हार्मोन, जो फलों को पका देता है और ये गैसीय अवस्था में रहता है। इन सारी बातों को आप याद रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्लांट हार्मोन के क्वेश्चन एग्जाम में रहते ही रहते हैं, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा प्लांट हार्मोन से, और इतना बात लिखा हुआ है ना, इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से फलों को पकाता है। प्लांट हार्मोन एथाइलिन फलों को पका देता है। अब हम ये देखेंगे कि कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल तरीके से हम लोग फलों को कैसे पका पाते हैं। तो कृत्रिम रूप से फलों को कैसे पकाते हैं? कृत्रिम रूप से फलों को पकाना, फलों को पकाना। तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए हम लोग कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं। CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, इसका नाम है कैल्शियम कार्बाइड, जिसको हम लोग कार्बेट के नाम से जानते हैं। कार्बेट रख दो फल पक जाएगा कच्चा वाला। तो कैल्शियम कार्बाइड जब हम फलों में बोरा से बांध उनके पैक करके रख देते हैं तो उसके अंदर ये कैल्शियम कार्बाइड है तो एक गैस बन जाता है अंदर में, और वो गैस होता है एसिटिलीन, C2H2। इस गैस का नाम है एसिटिलीन। ये कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस में बदल जाता है और फलों को पका देता है, फलों को पका देता है। और कैल्शियम कार्बाइड ठोस अवस्था में रहता है। ये ठोस अवस्था में रहता है जब इसको फलों के साथ बोरा में पैक करके बढ़िया से हवा नहीं जाने देते हैं, बंद कर देते हैं, तो ये कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2 कार्बेट बदल जाता है गैस में, एसिटिलीन गैस में, और एक गर्मी पैदा होती है जिससे फल पक जाते हैं कृत्रिम रूप से, न कि प्राकृतिक रूप से। चलिए इसको नोट किया जाए या फिर एक स्क्रीनशॉट